दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र की हत्या का मातम हमने आपके साथ बैठकर कई बार मनाया है, लेकिन इस एहसास को शायद हम लोग समझ नहीं पाए। लोकतंत्र की हत्या होगी, उसे रोका नहीं जाएगा तो फिर एक एक करके हर किसी की मौत होगी। किसी की मौत हो जाएगी, कोई आत्महत्या कर लेगा और इस देश के भीतर में अगले नंबर का इंतजार करता हुआ शख्स रोएगा भी नहीं, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं होंगे। और आत्महत्या की एक ऐसी कहानी मीडिया ने खुद के लिए लिखनी शुरू कर दी है जिस पर रोने वाला कोई नहीं होगा। कल ही दिल्ली में एक पत्रकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसके बारे में ही उसकी जानकारी देती हुई उसी के अखबार में वो खबर किसी पन्ने में आपको दिखाई नहीं देगी। यह शर्म की बात नहीं है, दरअसल यह नैतिक बल खत्म होने का एक सिलसिला है और धीरे धीरे वो कैसे खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि आज आपको उन परिस्थितियों से आपको गुजरना होगा। क्योंकि मौजूदा वक्त का सच मीडिया का यह है कि तकरीबन 262 एडिशंस, जो सैटेलाइट एडिशंस थे या किन्हीं अखबारों के छोटे बड़े एडिशंस जो चला करते थे, वह बंद हो गए इस दौर में। 262, इसमें हिंदू अखबार का भी एडिशन है, टेलीग्राफ सरीखे अखबार का भी एडिशन है जो बंद हुआ है। 315 से ज्यादा मैगजीन बंद हो गई है देश भर की, जो पत्रकारिता से जुड़ी थी, जो लिटरेचर मैगजीन थी वह भी बंद हो गई। लगभग 512 मैगजीन पूरी तरीके से डिजिटल पे चली गई है, यानी अब वो प्रिंटिंग नहीं हो रही है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। इसके अलावे वो पत्रकार, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कितनी बड़ी तादाद में कितने पत्रकारों की नौकरी गई, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ा। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है। इस देश के भीतर का स्ट्रिंगर समुदाय, जिनकी तादाद पूरे देश में तकरीबन 1.25 लाख के लगभग है, वह कहां है किसी को नहीं पता। इन परिस्थितियों के भीतर जब आप सफर शुरू करेंगे तो आज अगर पत्रकार जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसे एक क्षण के लिए कुछ चीजें याद करनी होगी। जब इस देश के भीतर में नोटबंदी हुई थी, हमने तो खुद अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, राष्ट्रीय न्यूज चैनल के पर्दे पर रेंगा था 108 लोगों के नाम जिनकी मौत हुई थी नोटबंदी में लाइन में खड़े होकर। कुल मौतों की तादाद 168 है, लेकिन कभी सवाल नहीं पूछा गया। पार्लियामेंट के भीतर भी सांसद भी सिर्फ फुसफुसाहट में सवाल कह पाए, उठा नहीं, मुद्दा नहीं बना। 168 लोगों की मौत लाइन में लगकर नोटबंदी के वक्त हो गई। जिस समय जीएसटी लाया गया, इस देश के तकरीबन 22 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों पर सीधा बोझ पड़ा, सीधे पेट का सवाल आ गया, कोई सवाल नहीं उठा। छोटे बड़े व्यापारी तबाह होने लगे, कोई सवाल नहीं उठा। सब कुछ खामोशी से चीजें चलती रह गई और उसका एक हिस्सा हमने मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के दौर में देखा, जब प्रवासी मजदूरों का काफिला महानगरों से, शहरों से निकलकर गांवों की दिशा में जा रहा था, बचने के लिए जा रहा था, 2 जून की रोटी के लिए जा रहा था, पनाह के लिए जा रहा था, अपनों के बीच जाना चाह रहा था। जेब खाली थी, पेट खाली था, सब कुछ खाली था, फिर भी वो बढ़ रहा था आगे। इन चीजों के दर्द में हम शरीक नहीं हो पाए। हमारी मौत में कौन शरीक होगा और क्यों शरीक होगा और क्यों वो रुदन करेगा? एक एक करके अगर आप देखना शुरू कीजिएगा, जब सवालों को पूछिएगा तो इकोनॉमी डामाडोल अभी की नहीं है। 2019 के सितंबर से जिस वक्त कॉरपोरेट को जब रियायत दी गई थी, उसी समय यह बात सामने आ गई थी कि इस देश के भीतर में अब परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज को बचाना है, कॉरपोरेट को बचाना है। और एक लंबी फहरिस्त अगर 2018 से ही शुरू कीजिएगा, सवाल मीडिया नहीं पूछ रहा था, उसने कोई सवाल नहीं पूछा। एनपीए लगातार बढ़ते चला गया, 2 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते 12 लाख करोड़ तक हो गया, कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया। आरबीआई से सरकार ने पैसे दर पैसे निकालने शुरू किए, कोई सवाल नहीं पूछा गया। किसी मीडिया कर्मी या किसी मीडिया के तौर पर इसको इश्यू नहीं बनाया गया। बैंक दिवालिया हो रहे थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खत्म होने लगी, लूटपाट उसके भीतर की इस रूप में आ गई कि हर कोई पैसा लेके अपने तौर पर अपने शेयर्स को लेके भागना चाहता था। हमारा शेयर मार्केट डेड आ रहा था, उसके भीतर का संकट था। जो इन्वेस्टर थे, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा था। सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं, फिर भी योजनाओं का ऐलान होता है, कोई सवाल नहीं। एक तरफ डिजिटल इंडिया फेल था तो दूसरी तरफ गांव को गोद में लेने का सांसदों का जो ऐलान था इस देश के भीतर में लाल किले के प्राचीर से, वह भी फेल था, कोई सवाल नहीं था।
स्किल इंडिया फेल, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यह भी आ गई कि किसानों की आय कम हो गई, कोई सवाल नहीं हुआ। और यही परिस्थिति के बीच में अगर मौजूदा वक्त में आइएगा तो जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक घूम रहे थे, आगरा पहुंच गए थे, कोई सवाल किसी ने क्यों नहीं किया? उंगली क्यों नहीं उठाई गई? विधानसभा में सरकारें बन रही थी, गिराई जा रही थी, मध्य प्रदेश में पार्लियामेंट में खामोशी बरती जा रही थी, कोई सवाल कुछ करने की स्थिति में नहीं था। क्यों नहीं था? मौत और आत्महत्या धीरे धीरे नहीं होती है, यह एक ऐसा स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, जो धीरे धीरे आपके भीतर का गुबार बढ़ाते चला जाता है और आपको नैतिक बल के तौर पर खत्म कर देता है। इस देश की परिस्थिति शायद ऐसी हो गई है, इसीलिए उसने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, शंख भी बजाया, मोमबत्तियां भी जलाई। लेकिन आंकड़े बतलाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आप इस देश में मौजूदा सत्ता को गुनाहगार ठहराएंगे। कोई उपाय नहीं, हमारे यहां कोई मेडिकल सिस्टम नहीं था, मेडिकल सिस्टम चकनाचूर था, हमारे यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली जैसी जगह में तो दिल्ली के स्कूल भी अब क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील है। यह कैसा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना संजोए हुए और रईसी में जीने के अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस, इस देश को क्या वाकई पॉलिटिशियंस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ऐसे पॉलिटिशियन जो ज्यादा जहर घोलते हैं समाज के भीतर में, उनकी जरूरत है। क्योंकि आप जब एक एक परिस्थिति को समझ रहे हैं, इनको जब समझने, तो आपको यह भी समझना होगा जिस वक्त 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हो रहा था, उसमें उस कोरोना वायरस से पहले के जो दान दिए गए थे या जो पैकेज का ऐलान किया गया था या आरबीआई ने जो रियायत दी, उनको भी आप शामिल करके खुले तौर पर ऐलान कर देते और मीडिया उसका गुणगान करता है। इसका मतलब है कि मीडिया उस नब्ज को नहीं पकड़ पा रहा था, तो कैसे कोई रोएगा? दिल्ली के भीतर पत्रकार खुदकुशी कर लेता है और उस खुदकुशी से पहले वो जिन बातों का जिक्र करता है, वो बातों को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। तरुण सिसोदिया भास्कर में काम करते हैं और वह जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जब दोपहर 2 बजे जब वो 4थी मंजिल से कूदे थे, उसके बाद जो जानकारी निकल कर आने लगी, यह वह शख्स था जिसका भाई बता रहा था कि दरअसल वहां पर डॉक्टर्स शायद उसको अनदेखा कर रहे थे इलाज को लेकर। क्यों अनदेखा कर रहे थे? क्योंकि उसकी खुद वो बतौर पत्रकार, वो मेडिकल बीट ही थी उसकी, वो मेडिकल के तौर पर ही जानकारी देता था, तो उसकी पहचान पकड़ डॉक्टरों से भी थी और देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी थी। इसीलिए एक जांच कमेटी बना दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के जरिए, अच्छी बात है। लेकिन अब इसके समानांतर हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में एक पत्रकार की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। और 8 जून की यह घटना है। 34 साल का लड़का था मनोज, जो तेलुगु टीवी में काम करता था। उसने उससे मौत से पहले एक मैसेज किया था अपने भाई को, और उसने उस मैसेज में लिखा था, आईसीयू इज नॉट गुड, प्लीज विल गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल। इस देश के हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मीडिया ने कभी ध्यान दिया ही नहीं, कभी भी स्कूलों पर ध्यान दिया ही नहीं, कभी भी पीने के पानी पर ध्यान नहीं दिया। जो बेसिक जरूरत है उसको ध्यान नहीं दिया गया। और अब बेसिक जरूरतों को किस रूप में बेच दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है। और उसके बाद मुसीबत यह हो जाती है कि पत्रकार के जेब में इतना पैसा नहीं होता है कि वह प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, वहां पर इलाज करा ले, इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन सवाल यहां पर एक आम आदमी और पत्रकार का नहीं है, सवाल है कि जब लोकतंत्र की मौत हो रही है तो उसमें मौत को आत्महत्या की दिशा में ले जाने की परिस्थिति में हर कोई शरीक है। इस देश के भीतर का सच हमको लगता है, इससे भी समझ लीजिए, इस देश का नहीं मतलब मौजूदा वक्त में देखिए तो कोरोना में दुनिया भर में इस वायरस को लेकर लगभग 187 पत्रकारों की मौत हुई है। उसमें भारत के 10 पत्रकार हैं। लेकिन इस 187 के दायरे में एकमात्र भारत का ही पत्रकार है जिसने आत्महत्या की है। और ऐसा दुनिया में नहीं होगा कि जिस अखबार में वो काम करता है वहां भी वो खबर नहीं है। और यह भी नहीं होगा कि उसकी मौत पर रुदन करने के लिए पत्रकारों का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा है।
ऐसी स्थिति भी है। दुनिया भर में, लैटिन अमेरिका में 93 पत्रकारों की मौत हुई है, एशिया में 35 पत्रकारों की मौत हुई है, यूरोप में 26 पत्रकारों की मौत हुई है, अफ्रीका में 19 की मौत हुई है, नॉर्थ अमेरिका में 14 की हुई है। अगर देश के हिसाब से देखिएगा तो सबसे ज्यादा पत्रकारों की मौत 37 जो इस वायरस की वजह से हुई है। ब्राजील में 16 है, मैक्सिको में 14 है, अमेरिका में 13 पत्रकार हैं, इक्वाडोर में 12 पत्रकार हैं, भारत और पाकिस्तान में 10-10 पत्रकार हैं, बांग्लादेश में 9 पत्रकार हैं, नाइजीरिया में 8 पत्रकार हैं, बोलिविया में 5 पत्रकार हैं, ब्रिटेन में 7 पत्रकार हैं, रशिया में 5 पत्रकार हैं, निकारागुआ में 4 हैं, फ्रांस में 4 हैं, कैमरून, इटली, स्पेन में 3-3 हैं। एक लंबी फहरिस्त है। कमोवेश दुनिया के हर देश में पत्रकारों की मौत हुई है। अल्जीरिया में 2, कोलंबिया में 2, मिस्र में 2, स्वीडन में 2, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, कांगो, ईरान, जापान, मोरक्को, पनामा, साउथ अफ्रीका, टोगो, इन तमाम जगहों पर एक एक पत्रकार की मौत। लेकिन कहीं भी किसी पत्रकार ने आत्महत्या नहीं की है। यह अपने तरीके का एक पहला मामला है। और इस मामले को लेते हुए जब हम आपसे सफर पर चलते हैं कि हम लोगों ने सवाल करने बंद कर दिए, किसी बात को लेकर सवाल नहीं किया, बेरोजगारी को लेकर सवाल नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ध्वस्त हो रही है इसको लेकर सवाल नहीं करते हैं, धीरे धीरे दुकानें खाली होती जा रही थी जिस दौर में हमने कोई सवाल नहीं किया, हमने किसी भी वक्त कोई सवाल किया ही नहीं। और इस परिस्थिति के बीच में अब मीडिया के भीतर जब झांक कर देखिएगा तो जिन पत्रकारों की नौकरी जा रही है, जाहिर है उसके 2 ही तरीके होते हैं। पत्रकारिता के भीतर के ढांचे को अगर आप समझेंगे तो उन पत्रकारों की नौकरी जा रही है जो एक तो वाकई सबसे कमजोर कैटेगरी के रहे होंगे, और दूसरे वो जो जाहिर है जो बॉसेस के नजदीक नहीं होते हैं। यह जानकारी नहीं आ पाई है कि दिल्ली में जिस पत्रकार ने खुदकुशी की उस पत्रकार को कहीं नौकरी का भी संकट था या सिर्फ वो ऐसी ट्रांस में चला गया था जहां पर उसने खुदकुशी कर ली है सोचकर कि इलाज उसका नहीं हो पाएगा। यह जानकारी, यह जांच का विषय है, जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन अगर इस परिस्थिति को देख रहे हैं तो बड़ी तादाद में मौजूदा वक्त में दिल्ली जैसी जगह में टॉप मोस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर जो राग अलापते थे मौजूदा सत्ता को लेकर और एक लिहाज से लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते थे कि सत्ता का बेहतरीन काम पे आप लोग क्यों सवाल करते हैं, उनकी नौकरियां गई है। तो अब वो कहने से नहीं चूक रहे हैं कि हां, हम समझ नहीं पा रहे थे जब तक खुद पे नहीं गिरती है। तो क्या हर कोई एक एक करके अपने नंबर का इंतजार कर रहा है और उसके पास इस देश के भीतर में कोई ऑप्शन नहीं बच पा रहा है? और राजनीतिक तौर पर ऑप्शन का नहीं बचना, मेरे ख्याल से शायद मीडिया की उन परिस्थितियों में चले जाइए आप जब इस देश के भीतर में इमरजेंसी लगी थी। क्योंकि अगर उन परिस्थितियों को आप टटोलना शुरू करेंगे तो इंदिरा का विरोध करने वाले लोग ही आज सत्ता में हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का लोग जो विरोध कर रहे थे वो आज राजनीतिक सत्ता में है, और सत्ता में आने के बाद उनका विरोध करने के नैतिक बल की ताकत कांग्रेस के नेताओं में उस रूप में नहीं है जो उस वक्त उन लोगों में थी जो जनता पार्टी के तौर पर निकल कर आए थे। उस दौर को याद कीजिए। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल वैक्यूम एक उभर कर आ गया, क्योंकि 1975-77 के बाद से एक लंबी फहरिस्त में कांग्रेस ने भी सत्ता खूब भोगी है और वो बिना सत्ता के नहीं रह सकती, इसको बार बार कहा भी गया है। लेकिन यह पहली बार है कि सत्ता में रहना है और सत्ता में रहने के लिए किसी हद तक भी जाया जा सकता है, और जाने के लिए जो इस देश के भीतर में खास खास प्लेयर्स हैं उनको साथ में खड़ा किया जा सकता है और उसके बाद इस देश को अपने हथेली में नचाया जा सकता है। डेमोक्रेसी का यह खेल पहली बार देख रहा है देश। तो इसीलिए शायद उस दौर और इस दौर में एक बेसिक अंतर है। उस दौर में विरोध हो रहा था क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक जागृति थी, उसका विरोध हो रहा था, और दूसरी तरफ जो सत्ता में भी थे वह भी समझ रहे थे कि लोकतंत्र को खत्म किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूशंस के जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं उनको कम से कम चलने दिया जाए। विरोध हो रहा था, न्यायपालिका काम कर रही थी, विरोध हो रहा था, इस देश का मीडिया काम कर रहा था। वो कैसे भी काम करो लेकिन काम ही नहीं करे और सत्ता की बोली ही पत्रकारिता हो जाए, ये कैसे संभव है और क्यों संभव है? ये मौजूदा वक्त शायद इसकी एक अजीबोगरीब पहचान के साथ हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, संसद नहीं चल रही है लेकिन चुनाव की तैयारी उसी जोर शोर से हो रही है। बिहार को लेकर इस देश के भीतर में अस्पताल बीमार हैं लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है,
इस देश के भीतर में हमको किस रूप में अस्पताल के भीतर मॉनिटरिंग करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए पैसा नहीं, विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है, हमको गांव गांव अपने टेलीविजन पे प्रचार के लिए पैसा है, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये कौन सा देश है? और इसको लेकर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? और इस सवालों को लेकर जूझने से आप क्यों घबरा रहे हैं? राजनीतिक तौर पर परिस्थिति को समझिए तो जिस तरीके से राजनीति को संरक्षण देने की, अपराधियों को संरक्षण देकर राजनीति करने की बात थी, वो एक सिलसिला है। धीरे धीरे अपराधी ही राजनीति में आ गए। लेकिन यह किसको पता था कि राजनीति ही अपराध और आपराधिक षड्यंत्र का एक ऐसी जमीन को तैयार कर देगी जिसके ऊपर लोकतंत्र का मरसिया गाया जाएगा। हमें लगता है कि यह परिस्थिति मौजूदा वक्त का एक सच है, और ये इतना डराने वाला सच है जिसमें आप एक एक करके देखना शुरू करेंगे तो अब ये उन परिस्थितियों में भी शामिल हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान समाचार को संभालने वाले आर के सिन्हा बीजेपी के साथ जुड़े हुए, संघ से बहुत करीबी रिश्ते, संघ की पैरवी पर इनको राज्यसभा भेज दिया गया। बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, चाहते थे चुनाव लड़े, चुनाव इनको नहीं लड़ाया गया, वहां पर रविशंकर प्रसाद को दे दिया गया टिकट। इन्होंने विरोध भी किया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल है कि हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी को चलाने के लिए एक पत्रकारों की टीम चाहिए थी, अच्छी खासी टीम थी, और उसके जरिए जो अलग अलग पत्रिकाएं चला रही थी उसकी भी एक लंबी फेरिस्त है। उन पत्रिकाओं को, लगभग आधी दर्जन पत्रिकाओं को वो चला रही थी, और हिंदुस्तान समाचार को सबसे बड़े एजेंसी के तौर पर बनाने का ख्वाब भी आरएसएस ने भी देखा था, बीजेपी ने भी देखा था। लेकिन धीरे धीरे क्राइसिस वहां भी आने लगा। वहां के भी उन मालिकों से जब आप बात करेंगे या लोगों से बात करेंगे तो वह भी कहेंगे इस सत्ता के पास तो इकोनॉमी का कोई मॉडल ही नहीं है। कैसे चीजों को संभालेंगे, कितने दिन तक संभालेंगे, कितनी देर तक जेब से पैसा डालेंगे या दूसरे धंधे से पैसा डालेंगे। कल तक दूसरे धंधे से पैसा डाल रहे थे तो उस धंधे को लेकर भी एक इकोनॉमी थी, वह भी इकोनॉमी डामाडोल हो गई, तो पैसा कहां से डालेंगे और किस रूप में डालेंगे? चीजें ढह रही है। अब उस दायरे के भीतर भी जो दायरा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ रहा था, और इसके समानांतर पीटीआई जैसी न्यूज एजेंसी, उसको देशद्रोही करार देने में वक्त नहीं लगता है, क्योंकि वो एक ऐसा इंटरव्यू ले लेता है जो कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता के हिंदुइज्म या उसकी सोच सिस्टम और हिंदुइज्म पॉलिसी या हिंदुइज्म, या कहिए जिस भी दौर में कॉकटेल कर दिया जाता है इस देश के भीतर में, हर चीज में हिंदुइज्म ले आया जाता है, और उसके जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने की दिशा में मौजूदा सत्ता थी। उस पर जब सवाल हुआ तो उसको देशद्रोही करने से नहीं कतराए, और उसको लिए चूंकि ट्रस्ट में पैसा सरकार का आता है उसको भी रोकने की कोशिश हुई। सवाल लेकिन व्यापक तौर पर समाज के भीतर उठ नहीं पाया, जुड़ नहीं पाया, लोग जानते नहीं है कि इस तरीके से हो रहा है। तो एक लंबी फहरिस्त में जब आप चलना शुरू करते हैं तो अगला सवाल यह आएगा कि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अब तो आने वाले वक्त में और संकट होने वाला है। इसलिए संकट होने वाला है, H1B वीजा खत्म हो रहा है, वहां पर जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उन बच्चों को लौटना होगा। इधर कुवैत ने अपने तौर पर निर्णय लिया है कि 15% से ज्यादा उसकी जनसंख्या के से ज्यादा प्रवासी नहीं रह सकते हैं। तो भारत की जनसंख्या तो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जो भारत के मजदूर है वहां पर, उनमें से बहुतों को लौटना होगा। अगर ध्यान दीजिए तो एक व्यापक दृष्टि को देखिए, इतनी बड़ी तादाद में दुनिया से जब भारत के रहने वाले लोग लौटेंगे या बाहर के विकल्प जब बंद हो जाएंगे तो इस देश के भीतर की राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ, इकोनॉमी की समझ और देश को चलाने के तौर तरीके क्या हैं, सिवाय इसके कि सत्ता में बने रहे और इसके लिए हर तरह के हथगंडे अपनाए जाने चाहिए, इसके अलावे की कोई फिलॉसफी नहीं है। तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जो इस देश में अपना भविष्य देख रहे हैं? उन प्रोफेशनल्स का क्या होगा जिन्होंने एक हायर एजुकेशन हासिल की है, जो अपने अपने तौर पे माहिर हैं? दिल्ली के भीतर में सबसे बड़ी संस्था, वैज्ञानिक संस्था, उसको हेड करने वाली एक महिला इस्तीफा दे देती है, निजी कारण बतलाती है, लेकिन निजी कारण कुछ नहीं होता है, हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं। आप धीरे धीरे ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने किसी भी बात पे सही रिपोर्टिंग नहीं की है, इसको मानने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं है कि जो सरकार कह दे वही सब कुछ सही है। बताना पड़ेगा किस रूप में इकोनॉमी भारत की कहां टिकती है, चीन की कहां टिकती है। हमें बताना होगा नेपाल के भीतर का मौजूदा राजनीतिक सच क्या है। सिर्फ भारत का जिक्र करते हुए उस तरफ से आंख मूंद लेना, यह स्थिति नहीं चलेगी। किस रूप में हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ भारत के रिलेशन अब कैसे होने चाहिए, मीडिया कूटनीतिक का रास्ता भी बताता है, वैदेशिक नीति का भी रास्ता बतलाता है। यह भी एक सच है। इस देश के भीतर में हर वक्त रिपोर्टिंग हुई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त
यूनाइटेड नेशन में हिंदी में बोलकर भाषण देकर आए, तब की भी रिपोर्टिंग को देखिए। और तो और 1962 के युद्ध के बाद 1963 में संघ के स्वयंसेवकों को जब नेहरू जी ने इनवाइट किया था कि 26 जनवरी को आप मार्च के लिए आइए और राजपथ पर वहां आप स्वयंसेवक मार्च करेंगे, उस वक्त की रिपोर्टिंग को देखिए। मौजूदा वक्त में कोई सवाल नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति में ले जा रहा है जहां पे एक ऐसी कहानी आत्महत्या की मीडिया खुद लिख रहा है जिस पे वाकई रोने वाला कोई नहीं होगा। और आखिर में कल जब खबर आई तरुण सिसोदिया की, ठीक 4 बजे ये खबर आई उसकी मौत की, और संयोग से कल 4 बजे ही सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया, और वह भी 4 बजे का वक्त था। दोनों की मौत अलग अलग है, लेकिन उस ट्रेलर का पहला डायलॉग यही है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और यही कहानी नानी सुनाया करती थी। लेकिन किसे पता था या किसे पता है, सिल्वर स्क्रीन पर कल जब आप फिल्म रिलीज होगी तो देखिएगा, और उसके बाद हिंदुस्तान के लोकतंत्र को देखिएगा, और उस लोकतंत्र के पर्दे पर लार्जर देन लोकतंत्र के रूप में अपने आप को खड़ा कर चुके नेताओं को देखिएगा, और तब पूछिएगा कौन था राजा कौन थी रानी, दोनों कहां मरे और कहानी कहां खत्म हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।